नमस्कार, मैं अभिजीत मुदगल। मैं 2023 बैच का छात्र हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में। मैंने 2023 के नीट में 642 अंक प्राप्त किए थे। मेरी ऑल इंडिया रैंक 9146 थी और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक 4451 थी। और मैंने अपनी ड्रॉप ईयर में नीट की प्रिपरेशन स्टार पीएमटी से की थी। तो होली बीत चुकी है और नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आया जा रहा है। सबसे पहली बात, अब आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि अब आपको फुल टेस्ट देने हैं और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको कभी छोड़िएगा मत। दूसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका रिवीजन। आपने साल भर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी, मगर अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप चीज़ों को भूलते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। और जो तीसरी चीज़ ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको आते नहीं होंगे। इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इनसे जो भी क्वेश्चन नीट में आए वो आपके गलत ना हो। तो हम सबसे पहली चीज़ पर आते हैं, वो है मॉक टेस्ट। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर आप, ये एक थंब रूल है जो कि मैंने नोटिस किया है कि जिन बच्चों का सिलेबस होली तक ख़त्म हो जाता है उन बच्चों के चांसेस बढ़ जाते हैं नीट में सेलेक्ट होने के लिए। मैंने खुद, मेरा जो पहला मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने 2023 में होली के दिन ही दिया था, होली खेलने के बाद। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि यदि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करें। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको सिलेबस ख़त्म करने में टाइम लग रहा है तो मार्क्स की चिंता ना करें, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। अभी से ही फुल टेस्ट देना शुरू कर दें। हो सकता है आपके जो लास्ट वाले चैप्टर्स में बचे हो सकता है आपका ऑसिलेशन बचा हो सकता है आपका वेव बचा हो सकता है बायोलॉजी में थोड़ी सी आपकी इकोलॉजी बची हो, मगर इस पे आप टाइम ज़्यादा ना लगाएं। हालांकि हमेशा यही चीज़ अच्छी होती है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, परंतु यदि किसी भी रीज़न से आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट देना शुरू कैसे करना है? जिस तरीके से कोई भी एक एवरेज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है कहीं से भी, स्टार की खुद की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है, वो आपको बहुत ही कठिन क्वेश्चंस की प्रिपेयर करती है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है कि आप पहले पूरे 11th का टेस्ट दें, फिर आप पूरे 12th का टेस्ट दें। तो इससे क्या होगा, इसके बाद आपको एक हैबिट बनती जाएगी कि आप बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो एक साथ आप कवर करने लगेंगे। उसके बाद में क्या होगा, इसी बहाने आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा काफ़ी कुछ। अब बात आती है कि फुल टेस्ट कैसे दें। फुल टेस्ट देने के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से कहूँगा, जब आप आधी प्रिपरेशन के साथ में फुल टेस्ट देते हैं ना तो कहीं ना आप खुद डिप्रेस होते हैं। परंतु ये चीज़ जब आप फुल टेस्ट देना शुरू करते हैं होती हैं, नंबर कम आते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं एक फुल टेस्ट दिया था, मेरे 450 नंबर आए थे, परंतु मेरे नीट में नंबर 642 आ गए। तो अगर शुरू में कम नंबर आए तो उससे परेशान मत होइएगा। तो आपको जो पहले टेस्ट देने हैं, पहले आप 3 से 5 दिन का गैप दे सकते हैं। 3 से 5 दिन में आपको जो भी टॉपिक्स लगते हैं कि आपको मुश्किल होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें जिनको रिवाइज करना पड़ता है, जैसे एनिमल किंगडम है उसमें एग्जाम्पल्स हैं, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके की चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ता है। या पी ब्लॉक है, आपका एस ब्लॉक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को आप रटें, देखें, बार बार रिवाइज करें और उसके बाद ही मॉक टेस्ट दें। धीरे धीरे आपको खुद से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे आपको एक बहुत फ्रीक्वेंट रीडिंग लगती है और कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा क्या तरीका होता था रिवाइज करने के लिए मॉक टेस्ट में, एनसीईआरटी बुक जो थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, इनकी पूरी एनसीईआरटी बुक जो है वो मैं पढ़ता रहता था। उसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा डाउट कॉपी बनाई हुई थी। डाउट कॉपीज तो नहीं, मगर उसमें मैंने फैक्ट नोट किए हुए थे, जैसे आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, या फिर उसमें सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल्स नोट किए हुए थे। इस तरीके की छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग से उतर जाते हैं, मैंने की थी। तो मैं एक बार वो फैक्ट वाली कॉपी रिवाइज कर लेता था। फिजिक्स के लिए मैं क्या करता था कि फिजिक्स के लिए जो भी मैंने नोट्स बनाए होते थे उन नोट्स को रिवाइज करता था, या फिर 12th में जो आपके इनिशियल के चैप्टर्स हैं उसमें जो एनसीईआरटी बुक की समरी है उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज दिए हुए थे, वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेता था। उसके अलावा जो स्टार मार्क के क्वेश्चन होते थे वो रिवाइज करता था। तो इस तरीके से रिवाइज करने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता था मुझे सिलेबस रिवाइज करने में। इस तरीके से मैं रिवाइज करके टेस्ट देता था, और टेस्ट के अंदर जो गलतियाँ होती थी उन गलतियों को मैं नोट करता था, और वो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स को मैं एक बार वापस से पढ़ लेता था। तो इस तरीके से आपको अपने पेपर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, आपके जो नंबर हैं वो बढ़ते जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, पूरा 2017 का, 2018 का, 19 का, अभी तक 2025 तक के सारे पेपर्स, इनको आप फिलहाल रिजर्व करके रखिए, इनको आप लास्ट में करिएगा। उसके अलावा एक चीज़ और मैं रेकमेंड करूँगा कि मेरे टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर अब क्योंकि चैट जीपीटी, एआई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुराने जो नीट के पेपर्स हैं वो आप चैट जीपीटी को, एआई को, उनको पीडीएफ बनाकर दे सकते हैं।
और आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझे तुम नीट का एक पूरा पेपर बना के दो 45 90 फॉर्मेट में, और मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो इससे क्या होगा, उससे आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक तरीके से आपके पास आपके खुद के मॉडल पेपर तैयार होते जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो आपके उनका पेपर्स का जो लेवल होगा वो काफ़ी हद तक पीवाईक्यू जितना ही होगा। ये चीज़ अब मैं एमबीबीएस में करता हूँ, मगर नीट के टाइम पे मुझे नहीं पता था मैं ये चीज़ कर सकता था। एक चीज़ और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जब आप किसी भी चीज़ का रिवीजन करने जाएं, तो रिवीजन करने में मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी कि मैं केवल क्वेश्चन से रिवाइज करता था। मुझे कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो मुझे उसमें कितना टाइम लेना है इसको डिसाइड करना मुश्किल होता था। तो मैं क्या करता था कि मैं केवल पीवाईक्यू देख लेता था, पीवाईक्यू सारे के सारे सॉल्व कर लेता था। अगर मुझे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा वो टॉपिक रेडी है। उसके अलावा मुझे अगर कोई स्टार मार्क क्वेश्चन होता था तो वो देखने पड़ते थे, अदरवाइज मुझे वापस से जाके किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु जो ऐसे टॉपिक होते थे जहां मुझे लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस जो है मेरे गलत हो रहे हैं, तो मुझे अपने आप समझ में आ जाता था। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार आपसे रिवाइज होते जाएंगे, और उसके साथ साथ में आपको नॉट नेसेसरी हर एक टॉपिक में आपको उठा के वापस से बुक देखनी पड़ेगी। इस टाइम पर मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको इस तरीके से प्रोग्राम करिए कि आपका बर्नआउट ना हो, क्योंकि इस टाइम पे आपको एक तरीके से बोलूँ पूरे समय पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आपकी कोई हॉबी है बीच बीच में, तो आप एक्सक्यूज़ मी, तो आप उस हॉबी को बीच बीच में फॉलो करते रहिए। आप कहीं ना कहीं, अगर मेरी हॉबी थी मैं चेस बहुत खेलता था, तो मैं उस टाइम पे बीच बीच में चेस खेलता था। इवन अगर मैं 2 टेस्ट दे रहा हूँ एक दिन में, तो मैं उनके बीच में भी कभी कभी चेस खेल लेता था। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई जो है उसको आप क्वेश्चंस की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। पुराने सारे के सारे नोट्स जो है उनको, अगर मुझे कोई रिकमेंडेशन देंगे तो मैं आपको कहूँगा केवल आप अपने आँख से पलटते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस करते करते एक साल में याद हो जाती हैं। अब अगली बात आती है कि आपको अपने मार्क्स को कैसे टैकल करना है। देखिए, मार्क्स का जो एनालिसिस होता है ना, आप केवल पिछले साल की कट ऑफ से उठा के कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कई बार आप कम मार्क्स पे ज़्यादा खुश हो जाए, या हो सकता है आप कई बार अपने कम मार्क्स देखकर दुखी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हर पेपर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेट होता है। आपकी उस पेपर का लेवल जो है वो आपकी नीट से कितना मिलता जुलता है। जो मैंने आपको चैट जीपीटी वाला तरीका बताया था, उससे आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेट पेपर्स मिल जाएंगे जिस लेवल का पेपर नीट में आएगा, बट ये चीज़ें वेरी हो सकती हैं। तो अगर कभी आपके नंबर कम आए तो डिप्रेस मत होइए, बस ये देखिए कि वो जो क्वेश्चन, पहली बात तो ये भी चीज़ सेलेक्ट कर लिएगा कि आप जो पेपर्स कर रहे हैं और आप जिन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो आपके लेवल के हैं भी नहीं। ऐसे भी होता है क्योंकि कई बार पेपर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जे एडवांस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी नीट में इनमें दी होती हैं, जो बहुत टाइम मांगती हैं। बट आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आज भी, क्योंकि नीट का पेपर जो है वो आपका पेन पेपर बेस्ड ही होता है, तो आप कोई भी पेपर सॉल्व करें, मैं तो कह रहा हूँ इवन अगर आप केवल एक ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फ़ोन से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टैबलेट से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लैपटॉप से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी एक OMR अपने साथ में रखिए और उस OMR में आप अपने आंसर भरिए। क्योंकि आप जब वहाँ पे देखते हैं कि तो आपको लगा कि फॉर एग्जांपल आपने अपना पेपर 2.5 घंटे के अंदर पूरा खत्म कर दिया, परंतु जब आप वही पेपर OMR पे जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। अगर आपकी OMR फिलिंग की आदत नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं वहाँ आगे चल के लैग करेंगे। मेरी नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी OMR फिलिंग की वजह से कट ऑफ से कुछ नंबर कम रहेगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, उनका एक पूरा साल वेस्ट हो गया। तो इस तरीके की गलती ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए OMR की प्रैक्टिस आप करिए। आप टाइमर लगा के हमेशा करिए, पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। मेरा नीट का पेपर 1 घंटा 35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने पूरा जितना टाइम दिया था वो मैंने OMR फिलिंग पे दिया था, और मैंने मेरी सारी की सारी कैलकुलेशंस को रिवाइज किया था। पेपर करते हुए ये आदत डालिए कि आप बीच बीच में कहीं ना कहीं जो भी आपको क्वेश्चंस ना आए आप उनको रिव्यू, जैसे ऑनलाइन पेपर करते हैं उसमें रिव्यू लेटर आता है, तो यहाँ पे रिव्यू लेटर क्या है, आप उस पर एनसर्कल कर सकते हैं, वापस जाके आ सकते हैं। आप पेपर जितना जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे आपके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अपनी कैलकुलेशंस को वापस से कर सकते हैं। मैंने मेरे नीट के पेपर में मेरी सारी कैलकुलेशंस वापस से कर ली थी, तो ये एक फैक्टर रहा था कि मैंने 1-2 आंसर चेंज भी किए थे और वो पॉजिटिवली मुझे उनका रिस्पॉन्स मिला था। तो इस तरीके से पेपर्स को करिए। लास्ट मोमेंट पर आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट मोमेंट पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहीं ना जब आप नीट के पास आते जाते हैं तो आपके बार बार जो मार्क्स रिपीट होते हैं वो मार्क्स आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बनने शुरू हो जाते हैं। परंतु मैं एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है, क्योंकि मेरे 642 आए थे, बट जो लास्ट के मैं पेपर्स लगातार सॉल्व कर रहा था उसमें मेरे 680 690 के आसपास नंबर आते थे। तो मुझे तो लगा था मेरे नीट में 680 690 के नीचे नंबर आएंगे ही नहीं, परंतु मेरे 642 आए थे। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप उस हाई इंटेंसिटी, वो प्रेशर मूवमेंट होता है ना जो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत इस तरीके से 700 नंबर भी आ रहे हो तो भी मैं ये कहूँगा कि बी ग्राउंडेड, हो जाएगा, सेलेक्ट आप हो जाओगे, पर अब ये मत सोचिए कि हाँ अब तो वो सिचुएशन आई गई। फिर भी आप पेपर्स करते रहिए, एनसीईआरटी बुक रिवाइज करते रहिए। लास्ट मोमेंट के अंदर
मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा की थी कि एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइन्स होती हैं ना जो आपके दिमाग से उतर जाती हैं। तो मैंने जब मेरा नीट का पेपर आने वाला था उससे मेरे दिमाग में ये चीज़ नीट के पेपर से 10 दिन पहले आई थी, पर मैं कहूँगा आप लोग कर लीजिएगा कि मैंने उन एनसीईआरटी की किताब की फ़ोटो ले लेके, उन सारी लाइन्स की फ़ोटो ले लेके मेरी गैलरी में रखी हुई थी। तो मैंने लास्ट में जो पेपर लगाने शुरू किए थे तो उसमें मैं एनसीईआरटी की वो लाइन सारी की सारी देख देख के लगाता था, तो इसकी वजह से क्या होता था, मुझे याद रह जाती थी। उसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन कहाँ पे लिखी है ये चीज़ याद है तो आपके एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली बन जाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जिनको मैं ध्यान देने को कहूँगा। ये सारी चीज़ें एक हर एक स्टूडेंट को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो मॉक पेपर्स करना कैसे है, ये वाला टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जब आप अपने नॉर्मल यूजुअल टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एक बहुत छोटे सिलेबस को रिवाइज कर रहे होते हैं, पर जब फुल मॉक दे रहे होते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। रिवीजन टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को बहुत सारे मॉक पेपर्स लगाने चाहिए। वही एक चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाली है, अदरवाइज आपकी साल भर की पढ़ाई वेस्ट हो सकती है। सो ऑल दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।